और बताओ क्या हाल है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? लास्ट में क्या पढ़ा रहा है? ये पंखा क्यों चला रहा है? बंद करना है इसको, वहां से उतर। बीमारी का घर है, पंखा ध्यान रखना। अभी सर्दी की बात नहीं है, गर्मी तो लग रही है, लेकिन अभी फिलहाल बॉडी अपने क्या एडेप्टेशन नहीं कर पाएगी उसको। ठीक है, चलो बताओ लास्ट में क्या पढ़े थे अपन? है बूंद बूंद पढ़ लिया? बूंद बूंद को कितना पढ़ा? बूंद बूंद को जाओ। अच्छा, बूंद बूंद की बात करें, इसको स्प्रिंग क्या बोलते हैं? इसको ड्रिप या ट्रिकल कहा जाता है। खोजकर्ता समचा विलास है। पानी की बचत होती है, 50 से 70 होता है। जल उपयोग दक्षता और दाब 2.5 बार से क्या होता है? ज्यादा होता है, या फिर 20 पीएसआई कम होता है, या 20 पीएसआई से कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक बात करें जल की बचत किसमें होती है? अगर सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है? कौन सी विधि वायु की गति से प्रभावित होती है? लिखवाया था कि मैंने आपको? वायु गति प्रभावित कौन सी होती है? फव्वारा। ठीक है, सबसे अधिक दाब की आवश्यकता है फव्वारा, और फव्वारा नहीं तो कौन सा करोगे? बूंद बूंद की बात करते हैं। ठीक है, अब है बूंद बूंद के लाभ, इसकी बात करें। बताओ लाभ। लाभ तो आप जानते हो, समझाने की बात ही नहीं है। सबसे पहले होगी पानी की बचत। किसकी बात करते हैं? पानी की बचत सबसे अधिक होती है। यह बोल सकते हैं सबसे अधिक क्या है? जल उपयोग दक्षता, पहले लिखवा दिया मैंने आपको। दूसरी बात, यह किसके लिए उपयुक्त माना जाता हो? हाँ, यह फर्टिगेशन के लिए क्या माना जाता है? फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खरपतवार का प्रकोप क्या होगा? खरपतवार का प्रकोप क्या होगा? कम हो गया। और लवणीय, इसकी बात करता हो, लवणीय क्षारीय मृदा या पानी में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि लवणीय क्षारीय पानी का मतलब ये होता है लगातार पानी गिरता रहेगा तो लवणों की सांद्रता क्या हो जाती है? थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा लवणों की सांद्रता तब ज्यादा होती है जब तापमान बढ़ता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो मृदा में उपस्थित नमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण फसलों में क्या होती है? समस्या। लेकिन अगर तापमान कितना भी बढ़े तब क्या रहेगा? बताओ, पानी रेगुलर चलता रहेगा तो सांद्रता क्या होगी? मेंटेन रहेगी उसमें। वही बात होती है, जैसे मान लो इतनी सी मृदा में दो मृदा है, दोनों सेम मृदा ये है, मान लो कोई मृदा का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, यहां पर पौधा लग रहा है, यहां पर भी 10 ग्राम नमक थे, यहां पर भी कितने थे? 10 ग्राम। लेकिन यहां 20 ग्राम पानी था, यहां 10 ग्राम पानी। तो ज्यादा नुकसान किसमें करेगा? ए है फिर बी में? किसमें करेगा? बी में करेगा। भाई पानी की मात्रा कम है। वही बात होती है, चाय होती है, एक कप चाय बनाई, ज्यादा मीठा हो गया तो क्या डाल देते उसमें? तो पानी। दूध तो कहां डालेगा था, पानी डालते। वाह, क्या डालते हैं? पानी। ये भिखारी, ये गेंडा, ये मेरे को लगता है ये मतलब सफेद पाउडर डाल देता होगा कि चलो ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई आपके रूम पे अगर मान लो लगता है आपको दोस्त आने वाला है, आपने चाय बनाई है और आपको लगा है कि 5 मिनट बाद में आएगा, तो चाय को ढंग से पकाओगे नहीं आप? भाई भाई तो जहां बस आ गया, राक्षस आ गया। ऐसे कई प्रकार के गेंडे। आपसे बेटे तो लड़कियां हैं, ये पूरा सिस्टम से पूरा बनाती हैं, फिर ऐसे मतलब ये पूरा कभी नहीं बढ़ती, आधा थोड़ा स्टाइल चाहिए ना, फिर ऐसे ऐसे, फिर उसको आराम से मोबाइल चलाती जाएंगे, फिर पियेंगे स्टाइल से ऐसा। और ये गेंडे स्टाइल तो छोड़ो, पेट भरना है। प्लेट में आप प्लेट में लेके जाते हो? तुम्हारे रूम पे कप नहीं है, गारंटी मेरी, प्लेट है। ये आधे घंटे तो ऐसे लोग, कटोरी नहीं होती है, उसी में सब्जी, उसी में चाय, और वो भी धोएंगे नहीं, खाते टाइम धोएंगे। रूल होता है, बर्तन तब धुलेंगे जब अगली बार खाना बनेगा, तब तक खाना नहीं बनता। आपसे बढ़िया तो लड़कियां एकदम सफाई करके रखते हैं ना बर्तनों का। देखो कितना टैलेंट है आप। सही बात है कि नहीं बोल रहा हूं मैं? हाँ, ऐसा काम रेगुलर करते रहना, प्रैक्टिस करना इसकी जरूर, सही रहता है। लेकिन हमेशा अच्छा माना जाता है कि हमेशा कोई भी चीज अगर मान लो रूम में अच्छी रहती है तो पढ़ने का मन भी करता है। लेकिन क्या करे, लड़कों का है, कई कई सुन लो, मैं भी सुनता हूं लेकिन मैं भी फॉलो नहीं करता हूं। सही बता रहा हूं। हमारे सीनियर थे, सेकंड ईयर, हमारे सीनियर जो करंट सीनियर होते हैं ना, तो 5 जने एक साथ रहते थे, तो हमारे सबसे ज्यादा रैगिंग उनके रूम पे होती थी। बड़ा रूम था वो,
सी कॉलोनी के पास बहुत बड़ा रूम था वो। तो हम सब वहीं जाते थे। मेरे देखने की बात है, उनका किचन था। अपन शहरों में आने के बाद जानते किचन अलग सेपरेट होता है। गांव अपने घर में तो क्या बोलते चूल्हा टाइप होता है, अपने किचन क्या किचना होता है अपने तो। सही बात है नहीं, कोई एरिया नहीं होता है अपने गांव में, कोई किचन का एरिया नहीं होता है। जहां चूल्हा उठाया वही किचन। सही बात है कि नहीं है? शहरों में अलग लफड़ा, किचन का अलग होगा। और किचन नहीं होता, वो क्या होती, कालकोटरी होती है। खड़ा होने के लिए जगह नहीं होता है, पसीने आते रहे, खुद की खुशबू खुद ही सूंघो। गांव में ठीक रहता है आराम, हवा की साथ जो चलती रहती है, पसीने सूखते रहते हैं, सेडा गिरता रहता है। ठीक है, लेकिन शहर का मामला होता है। तो मैंने देखा, जैसे हम जाते थे, मैं रियली गांव अपने घर पे नहीं देखा था भाई ऐसा। और जब ने हमें बीएससी जब कोचिंग की थी हमने जेट की, तो उसमें हमने देखा था उनके हमारे जो सीनियरों के ना बर्तन पड़े रहते थे। मतलब उनके न जाने इतना भयंकर तरीके से सड़े हुए पड़े रहते थे, लेकिन उनका रूल था, उनको ये मालूम नहीं था अगली बार खाना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए अगर मान लो मांझ के रख देंगे तो खाना बनाना क्या कंपलसरी हो जाएगा? बस सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई कोई भी जूनियर आ गया, सीनियर आ गया, कोई मान लो खाना बनाना है तो दूल्हे दुल्हाई मिलेंगे तो सबका मन करेगा। उनका फंडा था अगर दूल्हे दुल्हाई होंगे ना तो खर्चा ज्यादा आएगा। क्या रखो? गंदा, ताकि बर्तन देखते क्या बोलेंगे, अरे गंदे पड़े बाहर चलते हैं। ये उनका लफड़ा। उनके बिस्तरों में कीड़े नहीं होते, कीड़े मरे हुए पड़े रहते थे। मेरे देखने की बात है। कारण क्या था भाई, मैं भी हूं, मैं भी चला गया उधर बॉस के पास, कोई भी आता उधर, वो मतलब अड्डा टाइप था वो। एक माली कॉलोनी में था हमारा अड्डा टाइप। बॉस ने पूरा फ्लैट ले रखा था। हाँ, उन्होंने पुराना घर था वो, खंड टाइप हवेली। मतलब आप वहां अकेले रहते थे, वो मालेराम बोस नाम उनका, अकेले रहते थे वहां पर, आराम से जाते थे। वो भी ऐसे थे मतलब, लेकिन उनका था, उन बोस का एक रूल था, एकदम सफाई से रहते थे वो। लेकिन इतने जने आते थे जाते थे ना, वो सफाई रखते मालूम ही नहीं चलता था। तो ये लड़कों की मैं जानता हूं भाई, लड़के कभी बर्तन नहीं धोते, सफाई रूम में जिंदगी में नहीं करते। मुझे मालूम नहीं करते हो आप। दीपावली को एक बार करते हो, महीने में एक बार लगाते पोछा, 2-3 दिन तो लगे, सर भाई गंदा मत कर, फिर 3 दिन में लगता हो गया अब तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कियों का ठीक है। आप रेगुलर सफाई करते हो नहीं करते हो? चाहे पढ़ाई करे या नहीं करे, सफाई जरूरी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पढ़ाई तो करते हो कंपलसरी हो तो, लेकिन आप सफाई डेली करते हो ना? मेरे को आइडिया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप रूम की डेली सफाई करते हो? आप झाड़ू डेली लगाते हो रूम पे? क्या बात है। जब भी सोचो कि लक्ष्मी जी का वास आपके पास, फिर पैसे कितने होंगे आपके पास? बहुत सारे। देखो आप, हाँ, वेरी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे रहना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन नहीं होता है। मैंने मेरे स्टूडेंट जी भी कभी मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हो जाता है। दोस्त ऐसे होते हैं ना, शिक्षा से देते हैं, क्या करेगा? फिर 5 जने अपन सफाई रखेंगे, लेकिन 5 जने आके ना राक्षसों की तरह कुछ भी खाएंगे ना, कचरा नहीं, डस्टबिन तो कोई जिंदगी में आज तक खरीदा नहीं। पॉलीथीन होती है और पॉलीथीन में लेके नहीं आएंगे, सब्जी वाली। वो जब बढ़ जाती है ना, नीचे से थोड़ा थोड़ा टपकने लग जाता है ना। सही बात नहीं है? जब लगते हैं टपकने लगे, अब तो ये बाहर आ रहा है लिक्विड, अब थोड़ा कष्ट कर देते, फेंक देते हैं, तब जाके क्या करते हैं। लेकिन वेरी गुड। अब देखो इधर, हाँ, वो तो रात को फेंकोगे, दिन में तो आपको कुत्ते लग जाए, नहीं जाएगा आपके पीछे। कुत्ते लगे नहीं लगे, स्वर सूल्ड जरूर लग जाएगा आपके। पानी की बचत होती है, फर्टिगेशन कर सकते हैं, खरपतवारों का प्रकोप कम होगा, और लवणिक क्षारीय मृदा या पानी में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां पर पौधा रहेगा वहीं पर इसका उपयोग करेंगे। दूसरी बात, यह फल वृक्षों के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त विधि माने, मतलब जिसका अंतराल क्या हो, दूर दूर होता है। तो अंतराल दूर दूर में कौन सा होता है? फल वृक्ष होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट ये मानी जाती है। अब देखो हानि में एक ही चीज सबसे मुख्य होती है, कौन सी बताओ? क्लॉगिंग। इस बात करते हैं, क्लॉगिंग की बात करते हैं। वही रूम की बात आ गई, क्लॉगिंग की बात करते हैं कि ई मीटर या ड्रीपर, जानते हो? बताना आपको, ई मीटर या लिखा है नहीं लिखा है आपको? नहीं लिखा है अभी? हाँ, ई मीटर लिखाऊंगा, याद दिलाना मेरे को। ई मीटर ये बात करते बताओ, ई मीटर। या फिर किसकी बात करते हो? ड्रीपर। किस बात करते हैं? ड्रीपर। जैसे मान लो ये पाइप होता छोटा सा नहीं लगा होता, उसको बोलते हैं ई मीटर या ड्रीपर। इसमें पानी आता है। तो अगर मान लो, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने घरों में तो नहीं होता, सफाई कर देते हैं। अपने रूम पे अगर मान लो गलती से कोई मटकी लेके आ जाए, गिलास लेके आ जाए, तो अपने सफाई जब आए थे घर वालों से अच्छा गिलास लेके आए थे, लेकिन जब हम रूम छोड़ते थे गिलास देखा तो एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाता है, धोते तो है नहीं, फ्लोराइड जम जाता है उसमें। सही बात है नहीं? बताओ। स्पेशली हॉस्टल की गिलास देख लिया, अगर हॉस्टल में लटका रहता है ना उसके, वो जंजीर से जंजीर ऐसे लगता है। और कई जगह तो टॉयलेट में जंजीर से लटके हुए रहते हैं, तो उसमें
सही बात है कि नहीं है? हाँ, ट्रेन ट्रेन भाई। हाँ। मेरे को समझ में नहीं आता है कि भाई उसको लेके कौन जाएगा, लेकिन लेके फिर भी चले जाते हैं। तो उसमें देखो व्हाइट व्हाइट जमा रहता है, तो अगर मान लो लगातार पानी भरा रहता है या पानी भरते हैं तो उसमें फ्लोराइड जमा हो जाता है। तो कुछ रसायन या शैवालों के कारण जो होता है, ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद होना क्या कहलाता है बताओ? क्लोगिंग होता है। ड्रिपर में पानी का आना या कम होना क्या कहलाता है? वो अधिक रसायन या लवण या शैवालों के कारण होता है। क्योंकि आपको मालूम ड्रिपर में जो पानी हमेशा क्या बूंद बूंद गिरता रहेगा, तो जहां से पानी बाहर निकलता है ड्रिपर से, वहां पर पानी हमेशा बहता रहेगा जब तो शैवाल नहीं लगेंगे। लेकिन कुछ दिन रुक जाता है, पानी क्या होता है उसके अंदर होता है, तो शैवाल क्या होती है वहां पर पनपने लग जाते हैं। और जब शैवाल होंगे तो क्या होगा बताओ? पानी आना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद। उसे क्या बोले बताओ? क्लोगिंग। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लोगिंग किससे संबंधित है? बूंद बूंद। किससे होता है? बूंद बूंद। अब क्लोगिंग को ठीक करने के लिए अगर रसायन या लवणों के कारण होता तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे? HCl। सांद्रता 0.5 से कितना हो गया? 2%। या क्या करेंगे बताओ? H2SO4। या करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। किस बात करते हैं बताओ? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। और कितना पीपीएम लेंगे बताओ? 500 पीपीएम। कितना लेंगे इसमें? 500 पीपीएम। मतलब अगर रसायन या लवणों के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट या कोई भी होता हो, उसके कारण हो तो किससे हटाएंगे बताओ? HCl, H2SO4, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सबसे बेस्ट कौन सा बताओ? HCl। ये सबसे माना जाता है, सबसे बेस्ट ये पूछा जाता है। लेकिन अगर शैवालों के कारण होता है तो किसका उपयोग करेंगे बताओ? ब्लीचिंग पाउडर। किसका उपयोग करेंगे बताओ? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे बताओ? ब्लीचिंग पाउडर। आपने सुना होगा, एनिमल पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा ना? जो भी धावक होते हैं, धोने वाले, बर्तन धोने वाले, वो हमेशा उसमें क्या पाया जाता है बताओ? क्लोरीन। क्या पाया जाएगा उसमें? पढ़ा हो आपने? क्षारीय धावक, अम्लीय धावक, अधिक अम्लीय धावक, ठोस वाले पढ़े होंगे ना, तो वहां पर हमेशा क्लोरीन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग क्या होता है? शैवालों को या सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली क्लोगिंग कौन हटाता है बताओ? ब्लीचिंग पाउडर हटाता है। कि सर कैसे हटाएंगे? वो अपने पास ड्रिपर लगा होता है, ड्रिपर में क्या उस रसायन को छोड़ दिया जाता है, फिर लास्ट में उसको पानी को कर लेता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये होगा कौन सा? क्लोगिंग। ड्रिप में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सबसे पहला होगा जल उपयोग दक्षता 80 से 90। पहला क्वेश्चन होता है। दूसरी क्वेश्चन होता है इसमें दाब कितना होता है? 2.5 से कम हो गया, 20 क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होगा सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? बूंद बूंद की होती है। नेक्स्ट हो गया क्लोगिंग किससे संबंधित है? किससे होती है? बूंद बूंद। कहां से लाया गया है इसको? अगर बूंद बूंद और फव्वारा दोनों है तो कौन सा करोगे आप? बूंद बूंद। कौन सा करोगे इसको? बूंद बूंद। प्लस इसका जो ड्रिपर होता है, उस ड्रिपर में एक, अगर क्वेश्चन आया था पीजी में, देख बताना अपने हिसाब से, आप बता दोगे ना? आप देख अंदाज लगाना, तो अपना तुक्का सही जाता कि नहीं जाता है। ड्रिपर में प्रति ड्रिपर पानी की मात्रा कितनी निकलती है? ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं। 1 से 10 लीटर प्रति सेकंड। दूसरा 1 से 10 लीटर प्रति मिनट। तीसरा 1 से 10 लीटर प्रति घंटा। चौथा 1 से 10 लीटर प्रति दिन। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, आराम से। मुझे मालूम दिमाग कहां लगाओगे आप, करोगे वो मटकी वाला, किसी वहां पर शिव जी के पानी चढ़ता है धीरे टपक टपक, वहां दिमाग लगा रहे हो कि मामला सेट हो जाएगा उधर। पहले के लिए कौन कौन है? दूसरे के लिए 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इधर पीछे क्या देख रहे हो आप? हालात और जज्बात के हिसाब से आंसर देने के लिए। तीसरे के लिए 1 2 3 4 5। और चौथे के लिए? चौथे के लिए कोई नहीं है? है? क्या बात है, कौन सा है बताओ? 1 से 10 लीटर प्रति। लेकिन मुझे मालूम आपने पढ़ लिया कहीं नहीं आपको। घंटा नहीं, घंटा परार गेंडे। मैंने कहा मेरे को गाली दे रहा है। मैंने बोला ना, मैंने कहा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। लिखो, ये बर्बाद हो गया भाई साहब, बस हो गया। लिखो आप, ये गेंडे कभी नहीं सुधरेंगे। आपसे बढ़िया तो लड़कियां ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया मेरा। सिलेक्शन होने पर आप है जरूर मिठाई वगैरह खिलाना। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? पहले आपको खिलाऊंगा आदि। भरोसा नहीं भाई साहब, दुश्मनी का बदला दुश्मनी से। कि सर भाई बहन मिलते हैं अगले जन्म में, अगली बार मैं पढ़ाऊंगी आपको। लिखो आप इसमें लाभ, बूंद बूंद के लाभ। कहां तक लिखा रहा आपने? लाभ लिखे ना, वो लिखे ना दाब, आप लिखो लाभ।
लिखो लिखो इस लिखवा दूंगा लिखो इसमें, लिखो इसमें सबसे अधिक पानी की बचत या इसमें सबसे अधिक पानी की बचत या इसमें सबसे अधिक पानी की बचत या जल उपयोग दक्षता होती है। इसमें सबसे अधिक पानी की बचत या जल उपयोग दक्षता होती है। इसमें सबसे अधिक पानी की बचत या जल उपयोग दक्षता होती है। बताओ सबसे अधिक किसकी होती है? किसी वगैरह बताओ? बूंद बूंद। हालांकि लिखवा दिया मैंने पहले ही आपको, बूंद बूंद। अगर बूंद बूंद नहीं हो तो कौन सा करोगे आप? कौन सा करोगे? फव्वारा विधि। कौन सा करोगे? फव्वारा विधि। बूंद बूंद उसके बाद क्या करोगे? बताओ? फव्वारा विधि। बूंद बूंद उसके बाद क्या करोगे? फव्वारा विधि। बूंद बूंद उसके बाद क्या करोगे? फव्वारा विधि। लिखो नेक्स्ट। लिखो यह फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, यह फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए बताओ? फर्टिगेशन किसे कहते हैं? सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। लिखो इसमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। 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 ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। लिखो इसमें लवणीय क्षारीय मृदा। लिखो लवणीय क्षारीय मृदा या पानी। लवणीय क्षारीय मृदा या पानी। लवणीय क्षारीय मृदा या पानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 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 लिखो नेक्स्ट। फल वृक्षों या अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फल वृक्षों या अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फल वृक्षों या अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फल वृक्षों या अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फल वृक्षों या अधिक अंतराल वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है डियर। जैसे मान फल वृक्ष कोई मतलब, जैसे मान लो केला हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, अनार हो गया। मैंने बताया ना आपको भाई, कम अंतराल वाले के लिए बता रहे, वहां नोट करके निकाला ना अधिक अंतराल वालों के लिए। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। हानियां, हमारा बूंद बूंद विधि की हानियां। लिखो बूंद बूंद विधि की हानियां। बूंद बूंद विधि की हानियां। बूंद बूंद विधि की हानियां। बूंद बूंद की हानियां। लिखो इसमें बूंद बूंद की हानि। लिखो इसमें मुख्यतः क्लोगिंग की समस्या पाई जाती है। 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 क्लोगिंग की समस्या पाई जाती है। इसमें मुख्यतः क्लोगिंग की समस्या पाई जाती है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो पॉइंट बदले कर, लिखो इसमें ड्रिपर। लिखो इसमें नीचे क्लोगिंग क्या होती है, परिभाषा लिखा रहा हूं ना, ड्रिपर। लिखो ड्रिपर में पानी का आना कम। ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाना। ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाना। ड्रिपर में पानी का आना कम या बंद हो जाना क्लोगिंग कहलाता है। क्लोगिंग कहलाता है। क्लोगिंग कहलाता है। क्लोगिंग कहलाता है ना, क्लोगिंग कहलाता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो रसायन तथा लवणों के कारण होने वाली क्लोगिंग।
इसमें लिखो रसायन तथा लवणों के कारण होने वाली क्लॉगिंग। रसायन तथा लवणों के कारण, रसायन तथा लवणों के कारण होने वाली क्लॉगिंग, होने वाली क्लॉगिंग को हटाने के लिए, होने वाली क्लॉगिंग को हटाने के लिए, होने वाली क्लॉगिंग को हटाने के लिए HCl, HCl ब्रैकेट में क्या बताओ 0.5 से कितना हो गया 2%। HCl कोमा H2SO4, HCl के ब्रैकेट के लिखोगे 0.5 से 2%। HCl कोमा H2SO4 तथा H2SO4 तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड, तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड, तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे 500 ppm। सोडियम हाइपोक्लोराइड रसायन का उपयोग किया जाता है, 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 रसायन का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो शैवाल, शैवाल या सूक्ष्म जीवों के कारण, शैवाल या सूक्ष्म जीव तो बैक्टीरिया होते हैं। लिखो शैवाल तथा सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली क्लॉगिंग, शैवाल तथा सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली क्लॉगिंग, होने वाली क्लॉगिंग को हटाने के लिए, होने वाली क्लॉगिंग को हटाने के लिए, हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, पाउडर का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नोट डालो, नोट, ठीक है। इस नोट में लिख लेना आप ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बताओ, ड्रिपर या ई मीटर होता है, ठीक है। और लिख लो इसको, अब इसमें ऐसे थोड़ा लिखा हूं किससे संबंधित है, लिख दोगे ना आप ऐसे, लिख लो इसको। नेक्स्ट लिखो इसमें वेंचुरी मीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है, विधि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रति ड्रिपर पानी की मात्रा, पानी की मात्रा बड़ा क्या होता है 1 से 4 लीटर प्रति आर, ठीक है। प्रति आर मतलब प्रति घंटा। इसमें होता है मैक्सिमम कितना होता है, अधिकतम, अधिकतम कितना होगा 12 लीटर प्रति आर। उसको वेंचुरी मीटर, जहां पर रसायन डालते हैं ना जिसे अपन फर्टिगेशन करेंगे, वो उसका नाम क्या होता है वेंचुरी मीटर। पीजीएम क्वेश्चन आया था। वैसे तो उसमें आराम से पहचान सकते थे, लेकिन वही बात होती है ना, आपको तो भाई एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए। ले लिया। अब इस सिंचाई विधि क्या होगी अपने बताओ, कंप्लीट। क्या होगी अपने बताओ, कंप्लीट। अब लिखो नेक्स्ट शब्दावली, क्या लिखोगे शब्दावली। ड्यूटी प्रति हेक्टेयर क्यूमेक 8.64 गुणा, इधर देखो आप 20 बटा
डेल्टा, ठीक है, डेल्टा लिखते हैं ऐसे। बेस का मतलब ये होता है जो बेबी को बेस पसंद वाला बेस नहीं है, ये वो वाला बेस भी नहीं जो अपने गांव में अपने बुआ वगैरह सिस्टर को देते हैं, बेस बेस ही बोलते हैं ना उसको, है तो और ये अपना एग्रीकल्चर वाला बेस है। लेकिन मैंने पहली बार बेस लिखा तो लड़कियों की भावना क्या आई थी बताओ, कौन सा बेस समझे आपने? आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे है ना, इनसे पूछ रहा हूं, आपको कौन सा बेस माइंड में आया था आपके? है एग्रीकल्चर वाला बेस आया था, ये जो गाने वाला पसंद वो बेस आया था, ये फिर एग्रीकल्चर ये वाला बेस आया था? आया नहीं था सर कोई माइंड में आया ही नहीं था हमारे। तो बेस का मतलब क्या, और ड्यूटी का मतलब, ड्यूटी का परिभाषा बना सकते हो, प्रति इकाई क्षेत्र में दी जाने वाली पानी की मात्रा के अनुपात क्या बोलते हो बताओ? ड्यूटी। क्या बोलेंगे उसको? ड्यूटी। कि सर फिर बेस क्या होता है और डेल्टा क्या होता है? देखो बेस क्या होगा, बेस का मतलब होता है दिन, क्या होता है? दिन। और डेल्टा का मतलब होता है गहराई, क्या होती है? गहराई। और गहराई किसमें देना बताओ? मीटर में। इस बात करते हैं मीटर में। बेस का मतलब क्या होता है? दिन। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे अपने पास गेहूं में अपने को 3 सिंचाई करनी, कितनी बताओ? पूरे जीवन काल में कितनी अपने? 3। ठीक है, कोई फसल मान लो अपने जीवन काल में कितनी सिंचाई की अपने? 3। पहले दिन में मेरे को 3 दिन लगे, दूसरे मेरे 2 दिन लगे, तीसरे मेरे को 5 दिन लगे, तो बताओ पूरे जीवन काल में कितने दिन हो गए? कितना हो गया रे? 10 दिन। तो बेस कितना आ गया? मतलब फसल के जीवन काल में सिंचाई में लगे कुल दिन को क्या बोलेंगे बताओ? बेस। और अगर मान लो पहली सिंचाई 3 सिंचाई दी मैंने, हो सकता है 5-7 कितने दे सकते हैं, पहली बार मैंने कितना लिया बताओ? 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने 10 सेंटीमीटर, फिर मैंने 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बताओ कुल गहराई कितनी हो गई? 20, अब 20 से 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना होगा? तो 0.3। तो बताओ डेल्टा कितना हो गया? 0.3। मतलब फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो गहराई सिंचाई की दी जाती है उसको किस में मापा जाता है? मीटर में। उसको क्या बोलते हैं बताओ? डेल्टा। क्या होता है? तो ड्यूटी क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्र में दी जाने वाली पानी की मात्रा क्या बोलेंगे बताओ? ड्यूटी बोलेंगे। बेस किसे बोलेंगे? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक कुल सिंचाई में लगे दिन को क्या बोलेंगे? बेस। और डेल्टा क्या होता है कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक सिंचाई में दी गई सिंचाई की गहराई, सिंचाई की, लेकिन गहराई किसमें होनी चाहिए बताओ? मीटर में होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। न्यूमेरिकल आता है लेकिन अपन न्यूमेरिकल पोर्शन बाद में कराएंगे, बस अपने को होता है, अपने दे नहीं रखा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब मुझे मालूम है कि कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरा कराऊंगा आपको। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में जो आपके सिलेबस में उस हिसाब से मैं सिलेबस करा रहा हूं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम पढ़ा रहे हैं, ये चीजें होती है, मुझे मालूम है, ये पूरा मूल्य मालूम है, लेकिन आप है ना एक बार रिवाइज करके देना एग्जाम के 1 महीने पहले कि आपको ये कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है। 2 चीज पढ़ा रहा हूं मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को पढ़ाते हुए 1 साल नहीं हुआ, मुझे मालूम है पीजी में सब्जेक्ट सेम होता है, शुरू में तो बोलता सर कम हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन लास्ट में एग्जाम मुझे मालूम है कि सभी का रिवाइज नहीं कर पाता हो। ठीक है, अपने फिर अपने क्या है कि प्राइवेट बच्चे वाले अपने ज्यादा है, गवर्नमेंट के बच्चे कम होते, प्राइवेट के क्या होते? ज्यादा होते, ऑनलाइन वाले होते गवर्नमेंट खूब सारे। इसका मतलब सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने सिलेबस में दे रखा है, जो अपनी बेसिक चीजें है, सबसे पहले उसको पढ़ाओ आप। सिलेबस में है और जो बेसिक चीजें उनको पढ़ाओ आप, सबसे पहले कमांड उसकी होगी। बाद में अपन लेवल सेकंड लेंगे। क्यों लेवल? कि सर अगर मान लो बच्चा, मुझे मालूम है कि मैं अभी आपको एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपके हार्ड चीजों को छोड़ दोगे, क्योंकि आपके नहीं तो सिलेबस में, लास्ट में आपको ज्ञान ये है, अगर सिलेबस में है नहीं क्यों फालतू तुम पढ़े। इसलिए अपन ने इसको 2 चीजों में बांटा गया है कि सबसे पहले जो सिलेबस में है और जो बेसिक चीजें उनको पढ़ाओ आप। सिलेबस आपका मन सेटिस्फेक्शन हो गया, अब आएगा पढ़ा। लेकिन कईयों को लगता है सर ज्यादा लेवल आ गया, तो वो लेवल का मैं अलग से 2-3 पेज, हर टॉपिक के 2-3 पेज, जो कितना भी लेवल आएगा उन पे आ जाएगा। लेकिन उनके चांस कितना रहेगा? 0 या 1% रहेगा। कितना रहेगा? 1% या 2% चांस रहेगा। तो बताओ 5% मानो आप, तो आप 95 वाले की तैयारी ज्यादा करोगे, 5% की ज्यादा तैयारी करोगे? सिंपल सी बात है। 100 में तो 100 कट ऑफ जाती नहीं है ना। 80 मान लेते, कितना मानते बताओ? 80। तो मैं ऐसे बोला हूं जहां सब्जेक्ट ज्यादा होती है वहां थोड़ा स्मार्ट स्टडी किया करो, कि अपने को एक सब्जेक्ट की इतनी गहराई में नहीं जाना है कि अपन लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाए। अभी आपको लग रहा है जब पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट होगा ना, फिर आपके माइंड में चीज आएगी, एग्रोनॉमी कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 या 15, कितने आएंगे बताओ? 15 या 20 आएंगे, मतलब डिवाइड है सभी के। अब कई बार ऐसा होता है, जाके उठा के देख लेना, एग्रोनॉमी में 15 क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं। उठा के देख लेना क्वेश्चन, आरपीएससी के पेपर उठा के दे लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने लगे आजकल माइनर में। किसमें आने लगे? माइनर में क्वेश्चन आते हैं। वो पहले वाला था,
अब क्या पुराने पेपर देखते हैं, सर पहले एग्रोनॉमी कितनी, अरे भाई एक बार सुन तो लो, आप किसी की बात तो सुनते नहीं हो। पहले ऐसे डिसाइड था ऐसी, आजकल तो थोड़ा पोर्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, माइनर सब्जेक्ट में ज्यादा आता है। आपको जब मालूम चलेगा बेजा पिटोगे यार एग्रोनॉमी कितना डीपली पढ़ा और सारी मेहनत कहां लगा दी, एग्रोनॉमी में रिन लगा दी, मालूम चला अपन उनको तो कुछ पढ़ा ही नहीं और वहां पर आया नहीं है, तो इजी जी क्वेश्चन आ गए। इसलिए मुझे मालूम है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, ज्यादा मैटर आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। आप अभी तो क्या पढ़ रहे हैं ना, और भाई साहब और डीपली पढ़ाओ, अरे ऐसा नहीं है। कोई भी अगर गाइड आती, कोई भी अगर गाइड आती मार्केट में, तो थोड़ा अलग तो देगा तभी तो चलेगी नो। मैं कोई गाइड देखती हूँ और डब्ल्यू गाइड उसमें तो ये भी दे रखा है, अरे गधा हो यार तुम। वो अगर वो नहीं देता तो आप उसके लिए बोलते क्या, नहीं बोलते। कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आती कुछ तो अलग देगा नो, तभी तो आप क्या बोलोगे, नया क्वेश्चन है भाई साहब। इसलिए इस टेंशन को छोड़ दो आप कि कितना मैटर है कितना मैटर नहीं, वो मेरे पे छोड़ दो आप। मैं इतना कह रहा हूं, सबसे पहले आप इसको पढ़ना, बढ़िया तरीके से पढ़ना है इसको, फिर आपको लगे मेरे कॉन्फिडेंस है, मैं आपको लेवल सेकंड भी पढ़ाऊंगा, और वो ज्यादा पेज का नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई हार्ड एंड ज्यादा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर लेवल का आएगा तो कहां आएगा। मैं कह रहा हूं मेरी ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं आपको कभी अलग सब्जेक्ट अलग मैटर पढ़ने दूं। पूरी कोशिश है मेरी कि आप हमेशा, क्योंकि मैं देखो मैं जानता हूं कि आप है ना नॉर्मली भाई बीएससी में पढ़े नहीं, आप मुझे मालूम है कुछ नहीं पढ़ा ऐसे मानता हूं मैं। तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपका बेसिक हो और जो सिलेबस में उसको पढ़ाया जाए, ठीक है, और जो नियरली क्वेश्चन पूछेंगे उनको पढ़ाया जाए। फिर अगर मान लो कईयों की होती है ना कि सर उन्होंने तो इतना पढ़ा है, अरे भाई आप सुनते नहीं हो, जो सिलेबस में वो तो पढ़ाऊंगा ना, सिलेबस में वही पढ़ाएगा कि नहीं सर कि पिछली बार एंटोमोलॉजी में था, एंटोमोलॉजी में तो दे नहीं रखा था, ग्रास ऊपर नहीं है ना हमने, लेकिन वहां पर माउथ पार्ट पूछ रखा है, फंडामेंटल है ना उसमें, नहीं है ना फंडामेंटल उसमें, लेकिन फंडामेंटल पूछ रखा, लेकिन आप उस चीज को नहीं जानते हो कि भाई वहां इंसेक्ट तो है ना, मेजर इंसेक्ट, तो मेजर इंसेक्ट में ये तो पार्ट हो गया भाई, मेजर इंसेक्ट के पार्ट भी तो मालूम होना चाहिए ना, कि जनरल एग्रोनॉमी हो गई, क्या आपके न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स पूरे थोड़ना है भाई उसमें, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का अपन ने क्या किया भाई, आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन अपन पूरा पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, कंबाइन क्या होता है, अनकंबाइन होता है, कौन सी मेथड से लेता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, डेफिशिएंसी कारण होता है, ये पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, तो एक जनरल होती है भाई, चीजें होती है। आपको ये तो नहीं लिख रखा है एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, सिलेबस में तो नहीं है ना, वहां पर लिख रखा है ओनली एग्रोनॉमी, लेकिन एग्रोनॉमी पढ़ाते हुए एग्रोनॉमी किस लैंग्वेज का है, तो ये सब चीजें मुझे मालूम है, इसलिए टेंशन नहीं लेना अपने को। सबसे पहले बेसिक को करो, और सबसे ज्यादा लास्ट के 4 सालों से ऐसे हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, एग्रोनॉमी में सबसे कम और सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे कम और सबसे इजी। इसका मतलब अपने कैसे नहीं भाई इजी पढ़ना है, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए आपको और सब्जेक्ट को भी ढंग से कमांड में लेना है, ऐसे नहीं कि एग्रोनॉमी इनको ले रहे हैं, वो माइनर नहीं है, वो माइनर ही सिलेक्शन करवाती है। और जहां पर जिसमें भी एग्जाम में करंट आता है, जिस एग्जाम में भी करंट आता है, जाके उठा के देख लेना पेपर, हमेशा सब्जेक्ट का इजी पेपर आता है। जहां करंट जुड़ गई नहीं, करंट वहां जीके देख लेना आप, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, करंट ही डिसाइड करती है। अब आपका सिलेक्शन एग्रीकल्चर ये जीके नहीं कराएगी, कौन डिसाइड करेगा, करंट करेगा, ये ध्यान लेना जिंदगी में, करंट करंट ही लगाएगी, देखना आप, मैं रियली बोल रहा हूं, ये देख लेना, पूछ ले किसी को भी, आरएस का एग्जाम देख लो, वहां पर कौन डिसाइड करता है, इकोनॉमी और करंट ही करता है। बाकी देखो ये पाबूजी वगैरह तो सब वो सेम ही रहते हैं, पेपर उठा के देख लेना इजी जी, आप डब्ल्यू की तैयारी करो, आरएस का पेपर सोल्व कर दोगे आप, जीके का करंट को छोड़ गया, आप उठा के देखना पेपर। आप जेट की तैयारी करते हो क्या आप डबल, अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं सुपरवाइजर में लगभग, सुपरवाइजर सिलेबस ज्यादा है आपसे, आपका कम है, सुपरवाइजर में क्या ज्यादा है, आपका क्या है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। कईयों को होता है ना कि कई सारे ऐसे होते हैं, कैटेगरी के बच्चे होते हैं, बोलते हैं सर हमारे को तो सिलेबस में है और जो उतना है उतना पढ़े, टीएसपी के बच्चे उनको तो उस हिसाब से भाई लेवल उस हिसाब से पढ़ा दिया, पढ़ने सिलेबस में जो पढ़ा दिया। अब कई जनरल में सर हमारे को तो अगर 5% में रिस्क नहीं लेना है, तो 5% रिस्क नहीं लेना, तो फिर उनके लिए तो जुगाड़ है ना, हो सकता है 100% वहीं से आ जाए, लेकिन नहीं आए तो रिस्क क्यों उठाए अपन। इसलिए मैं दोनों लेवल पढ़ाऊंगा, इसलिए आप एग्रोनॉमिक टेंशन नहीं लेना अपने को, किसी प्रकार की नहीं लेना, कम पढ़ाया ज्यादा पढ़ाया। दोबारा बोल रहा हूं, विश्वास आपको किसी भी टीचर के ऊपर करना पड़ेगा। अगर रॉयल को ज्वाइन किया तो रॉयल के चाहे कैसा भी आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट में ऐसा नहीं, सबसे पहले जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स को रटो आप, उसके बाद में आपको लगती है कहीं तो आप थोड़ा उस टीचर से सजेशन लेके करो आप, लेकिन अगर भटक जाओगे ना तो कोई मामला नंबर ही नहीं मिलेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी से पूछ लेना आप, जो भी आपको लगता है उस चीज को आप बार बार रिपीट करो, फिर लगता है कि मेरे मेरे अभी नोट्स प्रॉपर याद है, क्या होता है प्रॉपर क्या है याद, अब मेरे को है ना जरूरत है मैं किसी न किसी चीज की अलग से क्या करूंगा,
मतलब अलग अलग से कोई मैटर पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अभी क्या आपने कैलकुलेशन नहीं लगाया, अभी आपने क्या कैलकुलेशन, अभी तो आप क्या हवाओं में हो। अगर आप कैलकुलेशन लगाओ तो आपके एक सब्जेक्ट के 20 दिन से ज्यादा नहीं है। कितने सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है? लगा लो आप, लगाने देगा। लगाना कभी ऐसे कि महीने कितने हैं, ऐसे लगाना सब्जेक्ट कितने हैं, महीने कितने हैं, और भाग लगाना फिर। अरे मुझे मालूम है ना, अभी क्या हवाओं में है। आपके एग्जाम का कितना दिन है, कितनी सब्जेक्ट है, और भाग लगा देना एक सब्जेक्ट की कितनी दिन आ रहे हैं। हाँ, देख लो आप। लेकिन अभी क्या आपको लगता है ना भाई मैटर और लाओ, मैटर और लाओ, बाद में देखना आप मेरे से पूछो कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 70% इंपोर्टेंट बोलेंगे, सर इंपोर्टेंट बता दो। क्या बता दो? हाँ मतलब ये देख लो, आएगी सिचुएशन, बोल रहा हूँ जल्दी आएगी वो, आने वाली बहुत जल्द आएगी वो, क्योंकि है क्या चाहिए। इधर देख कोरवान कर दूंगा वरना। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, कोर कौन सा हो गया, तुम सीरियस क्यों हो रहा है? कौन सा होता है? पलको। कौन सा हो गया? पलको मतलब पलको बैठाने वाला पलको नहीं है, ये पलको दूसरा है। कोर हो गया, कौन सा हो गया? पलको। कोर का मतलब होता है कोरवान, गांव में देते हैं ना बड़े। और पलको का मतलब क्या? पड़ाव देते हैं ना, पड़ाव। तो पड़ाव कब देते हैं बताओ? बुआई से पहले, बुआई से पहले। और कोरवान कब करते हैं? बुआई के बाद पहली सिंचाई क्या बोलते होता है? कोरवान। सबसे ज्यादा समस्या किसमें आती है? कोरवान में। किसमें आती है समस्या? पानी इधर जाता इधर जाता है। इससे अगर जब भी कोरवान करते हैं ना, तो घर वालों को, पापा को स्पेशली साइड में उठा देना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? ऐसे ऐसे लेक्चर देते खत्म कर देते ना आदमी को, तेरे को ये नहीं आता भाई साहब। कोरवान में इधर से समाते तो उधर से गायब हो जाता है। वो आपने किया, लड़कियां कभी ऐसे सिंचाई का काम किया आपने खेत में? डब्ल्यू मैम, मैम लेक्चर फिर पूरा देगी, देखो कोरवान में समस्या आती है, आई नो वेरी वेल। तो मैडम का फिर बाद में ऐसा होती है, मैडम ने कभी जिंदगी में किया है नहीं कोरवान, ने पढ़ किया है, लेकिन लेक्चर फिर इंग्लिश में देगी, आई नो वेरी वेल दैट देयर इज वेरी प्रॉब्लम, आई हैव सीन मेनी टाइम बिफोर। अब कुछ भी नहीं आए मैम को, लेकिन मैम देखो ऐसे एग्रीकल्चर में जाया करो, कुछ मालूम है कि नहीं पहले आपको, पहले वाले एग्रीकल्चर कैसे करते थे, मालूम है कि नहीं है? तो आप घर वालों से क्या बात ही करती है फिर आप? आपके दादाजी दादी जी से पूछा करो कि दादी जी कैसे पहले खेती करते थे, लेकिन दादी जी आपको फिर चप्पल से मारती होगी, है ना। सबसे बेस्ट अगर साथी होती है तो अपना सबसे बेस्ट दोस्त कौन सा होता है? दादाजी। और लड़कियों कौन सा? दादी जी होती है कि नहीं होती? आपकी सबसे सुनती है कि नहीं सुनती है? नहीं सुनती है भाई साहब। अपन तो क्या है, कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कि जब भी पापा का डर लगता है डायरेक्टली कहां जाते हैं अपन? दादाजी के पास। दादाजी संभाल लेना, तू जाना, उनसे पापा है, अरे तेरे बाप का बाप, वो टेंशन क्यों ले रहा है? लिखो ना इसको एक बार। चलो आज अपन थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, मेरे कोई काम आ गया है, बताने का नहीं है ना यार, इधर ही लिख, धमकी दे रहा है, पूछ रहा है। लिखो इसको फॉर्म लिखो। क्या बोल रहा है? तेरी हेल्प चाहिए ना? भाई तेरी हेल्प तो चाहिए ना यार, भाई ऐसे कैसे बात करे, तेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। वो थोड़ा पंखा कम चलाओ फिलहाल अभी, नहीं तो सबेट सबेट करोगे आप। लिख लिया रे, ये लिखना ओनली फॉर्मूला, सब लिख लिया ना? वेरी गुड, टैलेंटेड गाय। लिखो अब, नीचे लिखो ऐसे, ड्यूटी लिखो, लिखो एक एक लिखाऊंगा क्या क्या होता है। ड्यूटी और ब्रैकेट में लिखो हेक्टेयर पर क्यूमेक, लिखो ड्यूटी हेक्टेयर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। ड्यूटी है ना, ड्यूटी। भगवान ने जाने कब चढ़ाएगा आपको ड्यूटी पे। अब आप जब भी पढ़ोगे ना इसको तो एक ही याद आएगी, भगवान जल्दी से बस दिला दे एक बार। ये तूने बर्बाद कर दिया मेरे को इन्होंने। लिखो आप, लिखो रे, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, लिखो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में दी जाने वाली पानी की मात्रा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में दी जाने वाली पानी की मात्रा, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में दी जाने वाली पानी की मात्रा के अनुपात को, दी जाने वाली पानी की मात्रा के अनुपात को,
दी जाने वाली पानी की मात्रा के अनुपात को ड्यूटी कहा जाता है। ड्यूटी कहा जाता है। ड्यूटी कहा जाता है। ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है डियर, ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट बेस और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दिन। लिखो लिखो इसमें दिन। ठीक है, पस लिखो इसमें बेस में लिखो फसल की बुआई से लेकर, फसल की बुआई से लेकर, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक सिंचाई में लगे कुल दिन, सिंचाई में लगे कुल दिन की संख्या को, सिंचाई में लगे कुल दिन की संख्या को, कुल दिन की संख्या को बेस कहा जाता है। कुल दिन की संख्या को बेस कहा जाता है। बेस कहा जाता है। कुल दिन की संख्या को बेस कहा जाता है। बेस कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट डियर डेल्टा। डेल्टा में लिखो मीटर। लिखो डेल्टा। डेल्टा में क्या लिखो तो मीटर, एम गहराई है ना, ये लिखो इसमें मीटर। लिखो इसमें डेल्टा में लिखो, इसमें मीटर में लिख दिया आपने, एम मतलब मीटर है ना, चाहे हिंदी में लिख लो आप मीटर है ना। लिखो फसल की बुआई से लेकर, फसल की बुआई से लेकर, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक सिंचाई, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक सिंचाई की कुल गहराई, सिंचाई की कुल गहराई को, सिंचाई की कुल गहराई को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा कहा जाता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट कोर। लिखो नेक्स्ट, लिखो कोर। लिखो कोर। कोर में लिखो, लिखो फसल की बुआई के बाद, फसल की कोर में लिखो, कोर में फसल की बुआई के बाद, फसल की बुआई के बाद, फसल की बुआई के बाद दी जाने वाली पहली सिंचाई, दी जाने वाली पहली सिंचाई, दी जाने वाली पहली सिंचाई, दी जाने वाली पहली सिंचाई को कोर कहा जाता है। दी जाने वाली पहली सिंचाई को कोर कहा जाता है। को कोर कहा जाता है। कोर कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट पलको। लिखो नेक्स्ट पलको। पलको। पलकों में लिखो, इसमें लिखो फसल की बुआई से पूर्व दी जाने वाली, फसल की बुआई से पूर्व दी जाने वाली पानी की मात्रा, फसल की बुआई से पूर्व दी जाने वाली पानी की मात्रा, फसल की बुआई से पूर्व दी जाने वाली पानी की मात्रा, फसल की बुआई से पूर्व दी जाने वाली पानी की मात्रा। ओके डियर, मिलते हैं कल।